हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज एक नया टॉपिक हम आपके सामने ला रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर का जो ग्रेजुएशन है आपका बीएससी सेकेंड ईयर, उसके फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है ये। बाकी यहाँ पर हम कंप्यूटेशनल पर्पज से पढ़ेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स कंप्यूटेशनल पर्पज से। एमएससी एंट्रेंस के लिए पढ़िए आप, फिर आईआईटी के लिए, नीट के लिए आप इनके लिए पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बेसिक कंसेप्ट पे जितना अच्छा आप ध्यान दे लेते हैं उतना ही आपके लिए आगे यूजफुल भी रहता है। देखिए सर, हमने थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो वर्ड को जो है सेपरेट कर दिया है, थर्मो और डायनेमिक्स। अब जरा इसका मैं पहले आपको मेन समझा दूँ हमने सेपरेट किया क्यों है। देखिए जरा, जो हीट होती है वो आपकी दो फॉर्म में होती है। दो फॉर्म का मतलब है वो स्टोर्ड भी हो सकती है, स्टोर फॉर्म में, यानी कि एक जगह स्टोर का मतलब है एक जगह फिक्स होगी वो, और एक होता है आपकी मोशन में, यानी गति में भी हो सकती है आपकी हीट। ठीक है। स्टोर फॉर्म का मतलब है अगर कंडेंस फॉर्म हो, जैसे कि आपका सॉलिड है वो कंडेंस फॉर्म में होता है, यानी कि मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं, तो वहाँ पर हीट मूवमेंट नहीं करता, जो हीट होती है वो स्टोर रहती है। लेकिन जैसे आपको लिक्विड और गैस में जाने लगता है तो वहाँ पर आपका हीट जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। भैया आपके जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जो आपका हीट है वो आपकी मूवमेंट में आ गई, यानी मोशन में आ गई। तो अगर आप स्टोर हीट के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी जो ब्रांच है उसे हम कहते हैं थर्मोस्टेटिक्स। ठीक है, थर्मोस्टेटिक्स। जरा इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। थर्मोस्टेटिक्स। और जो आपका मोशन है, मोशन समझ लीजिए आप किसे पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स, तो इसे हम थर्मोडायनेमिक्स में मेजर कर देखते हैं या पढ़ते हैं, सॉरी। ठीक है। तो जो आपका हीट अगर स्टोर्ड फॉर्म में है तो आप उसे थर्मोस्टेटिक्स या स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ये आपका जो है हायर स्टडीज़ में आप इसे पढ़ते हो, जैसे आप एमएससी के बाद, आफ्टर एमएससी, या फिर आप पीएचडी और आपका नेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आप पढ़ते हो उसे। और जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है ये आपका लोअर लेवल पे, यानी कि आपका आईआईटी, नीट, इन सब के लिए आप, या फिर एमएससी एंट्रेंसेस के लिए आप इसे पढ़ते हो। तो ज़रा देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का हमें यहाँ स्टडी करना है तो हम यहाँ सीधा समझ गए कि जो फ्लो ऑफ हीट होता है उसे हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है कि जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं या केमिकल प्रोसेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों में जो एनर्जी का चेंजेज होते हैं, दोनों में, यानी कि फिजिकल प्रोसेस में एनर्जी का क्या चेंजेज हो रहे हैं, मीन्स क्या है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, या दूसरी जो अदर एनर्जीज हैं, ठीक है, उन सब में चेंजेस क्या हो रहे हैं, या उनके बीच रिलेशंस क्या है और क्वांटिटेटिव रिलेशंस क्या है, तो उन्हें ही स्टडी करना या उनके साथ डील करना, यही थर्मोडायनेमिक्स का वर्क है, यही इसका काम है। ठीक है। तो ज़रा आप देख सकते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका दो चीज़ों पर मेनली डिपेंड होता है। इसमें से जो दो बेसिक आपके से कंसेप्ट हैं वो होते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो दो बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब देखिए सिस्टम और सराउंडिंग को आप कैसे समझ सकते हो। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया हुआ है, इसमें आप वाटर ले लीजिए, ठीक है, और इसे एक टेबल पर आपने रखा हुआ है ऐसे। अब वाटर को आप हीट कर रहे हैं या वाटर को कूल कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी में चेंजेस क्या आ रहा है उसे आपको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। यानी कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, आप वाटर को स्टडी कर रहे हो, तो वाटर आपका जो होगा जिसे आप स्टडी कर रहे हो या जिस पर आप स्टडी कर रहे हो वो आपका क्या होगा, सिस्टम। अब देखिए, जिस पर आप स्टडी कर रहे हो आपका सिस्टम हो गया। उसके अलावा जो भी यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है आपका जो भी है, वो आपके लिए केवल क्या होगा, वो आपके लिए केवल होगा सराउंडिंग। आप समझ गए? मीन्स आपने कहा आप इस बोर्ड को स्टडी कर रहे हो, अब इस बोर्ड के पास डस्टर रखा हुआ है, आप कुछ भी रखा हुआ है अदर, बोर्ड आपका रूम है, रूम के बाहर कुछ अदर रोड है, तो वो आपका कुछ भी हो, वो सब आपके लिए क्या है, सराउंडिंग है। यानी कि अदर यूनिवर्स जो भी है हमारे सिस्टम को छोड़ करके वो हमारा क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है। तो आपका सिस्टम क्या होगा, एक स्पेसिफिक पोर्शन हो गया जिस पर आप स्टडी करते हो, और उसके अलावा जो भी पार्ट हो गया वो सब आपका क्या हो गया, आपका सराउंडिंग हो गया। तो एक आपकी एक ऐसी लेयर भी होगी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी। जैसे हमारा बीकर है, अब ये बीकर जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक सेपरेशन हो गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बाउंड्री। ये आपका क्या हो गया, बाउंड्री। ठीक है। तो इस तरह से आप सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को समझ सकते हो। अब ज़रा देखिए,
इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट टर्म आती है कि आपका सिस्टम कितने टाइप का होता है। ठीक है, आपका सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का है। तो देखिए, जो हम सिस्टम का टाइप देखते हैं वो हम देखते हैं मास एंड एनर्जी के बेस पर। कि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स में जो मेन रोल है वो किसका है, आपका हीट का, क्योंकि आपने पढ़ा है जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किस क्या डील करता है, वो एनर्जी में चेंजेस क्या रहे हैं और फिर मास में चेंजेस क्या रहे हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं। और एनर्जी की जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं उनके बीच रिलेशंस क्या हैं उनको स्टडी करना ही थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो इसी के बेस पर जो होते हैं 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है, जो सिस्टम के टाइप हो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ओपन सिस्टम। अब देखिए ओपन सिस्टम है क्या। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया हुआ है, इसमें आपने वाटर लिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए। तो अगर आपसे वाटर को हीट करते हो तो आप जानते हो भाई वाटर क्या वेपराइज होने लगेगा। अब वेपराइज होने के साथ साथ आप जानते हो कि वाटर की ड्रॉपलेट भी कम होगी। भाई अगर आपने एक बीकर में वाटर लिया, मान लिया आपने 20 ml वाटर ले लिया, फिर आप इसे हीट करते जाइए, आप हीट करते जाइए, तो हीट करने के बाद देखेंगे वाटर धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आप ओपनली हीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे देखेंगे आप वाटर कम होने लगेगा। अब वो कम हुआ क्यों है, अब वो कम किस कारण से है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो भी चेंज हो रही है और जो आपका मास है वो भी आपका एक्सचेंज हो रहा है। मीन्स क्या है, यहाँ पर मास का एक्सचेंज भी हो सकता है, यानी कि मास बाहर से अंदर या अंदर से बाहर भी जा सकता है और एनर्जी भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर भी जा सकती है। तो दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर आप उसे हीट करते हो तो बाहर की तरफ जा रहे हैं, कूल करते हो तो अंदर की तरफ आ रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। भाई अगर आप कूल करते हो तो जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो कंडेंस होकर के मिलने लगेंगी। तो जो आपका ओपन सिस्टम होता है वहाँ पर आपका मास और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। तो इस तरह का सिस्टम आपका क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम। दूसरा आपका आता है क्लोज सिस्टम। दूसरा आपका आता है क्लोज्ड सिस्टम। आप क्या करिए, आपने कंटेनर लिया ऐसे ही, उसमें वो आपने वाटर लिया हुआ है और इसे आपने कवर कर दिया, क्लोज कर दिया इसे। अब देखिए क्लोज करने पर जब आप वाटर को हीट करते हो तो आप देखते हो कि वाटर को जब हीट करते हैं उसे उसके ऊपर कोई आपने प्लेट रखा हुआ है और प्लेट रखने पर देखते हैं कि इसमें ड्रॉपलेट्स सी बन जाती है। वहाँ पर ड्रॉपलेट किसकी बनी, भाई जो आपका वेपर्स थी वो जाकर के किससे टकराई, वो जाकर के आप यानी कि जो वेपर थी आपके मास की फॉर्म में वो ले गई आपके वेपर्स को यानी कि वाटर को। अब मास की फॉर्म में जाकर वो टकराई किससे, आपके प्लेट से, लेकिन फिर वो कंडेंस होकर के इसमें मिलने लगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो मास है वो बाहर नहीं जा रहा है, आपने इसका बाहर जाना बिल्कुल रोक दिया है, आपने क्लोज कर दिया इसे। तो मास का एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, बट यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज आप देखते हैं पॉसिबल होगा। भाई आपने वाटर को हीट करके रख दिया, क्लोज कर और उसे जो है कवर कर दिया आपने, लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपका धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। अब वो कम कारण उसका क्या है कि जो उसकी एनर्जी यानी कि उसके अंदर की हीट है वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर रही है। या आपने इसे कूल कर लिया तो आप देखते हो ठंडा जो पानी होता है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है बाहर रखते हो, तो उसमें क्या है जो बाहर की जो एनर्जी है वो आपकी अंदर मूवमेंट कर रही है। लेकिन अगर आप हीट करके रखते हो तो आप देखते हो ठंडा हो जाता है यानी कि नॉर्मल हो जाता है, तो आप देखते हो जो अंदर का हीट है वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो यानी कि एनर्जी का जो है वो एक्सचेंज होता है, यानी कि वो बाहर की तरफ भी जा सकती है, अंदर की तरफ भी जा सकती है। बाकायदा आपने हीट किया है या आपने कूल किया है वो आप जाने। ठीक है, तो आपका यहाँ से हमें पता चला कि मास का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं होता लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो इस टाइप का सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम कहलाता है। अब जरा देखिए नेक्स्ट आता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, अब देखिए आइसोलेटेड करने के लिए आपने कंटेनर लिया और कंटेनर के चारों तरफ आपने एक इंसुलेटिंग कोटिंग की है। इंसुलेटिंग कोटिंग यहाँ पर क्या करेगी, इंसुलेटिंग कोटिंग करेगी जो बाहर की हीट है वो अंदर के जो भी आपने मैटर लिया हुआ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यानी कि बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो लेकिन अंदर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इंसुलेट कर रहा है ये, यहाँ से टकरा के हीट वापस जा रही है। या वो कूल है, ठंडा, बाहर का एटमोसफेयर वो ठंडा है तो अंदर का इसका आपने हीट किया वैसे, तो जो कूल्ड जो भी आपका टेम्परेचर होगा वो यहाँ से टकराएगा वापस हो जाएगा। मीन्स क्या है, हमने इसे इंसुलेट कर दिया है पूरी तरह से कि जो इसका जो टेम्परेचर है अंदर का वो बाहर की तरफ मूवमेंट यानी कि वो कम ना हो सके या बाहर का टेम्परेचर इसे अफेक्ट ना कर सके, इस तरह से आपने इसे क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि आपकी एनर्जी जो है ई जो है वो भी एक्सचेंज नहीं हो रही है और आपका मास भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर एनर्जी और मास दोनों का ही एक्सचेंज ना हो उस तरह का सिस्टम आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब जरा आपके लिए समझने वाली बात क्या है कि जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है ये किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से आइसोलेट नहीं किया जा सकता।
अब पूरी तरह से आइसोलेट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आप देखते हो, आप जैसे आप घर में भी आप देखते हो थर्मस होता है, थर्मस में आपने चाय को गर्म करके रख दिया और काफ़ी टाइम तक वो गर्म भी रहेगी, लेकिन कुछ धीरे धीरे फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ठंडी होने लगती है। अब हुआ क्या है कि जो एनर्जी होती है बहुत माइन्यूट जो होता है उसका एक्सचेंज होता है, बहुत माइन्यूट एक्सचेंज होता है, जिसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। भाई मास का तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन जो एनर्जी का था बहुत माइन्यूट एक्सचेंज होता है। लेकिन हम देखते हैं काफ़ी टाइम तक जो होता है एनर्जी का एक्सचेंज जो होता है वो बना रहता है, यानी चेंज नहीं होता, सॉरी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। तो इस बेस पर हम उसे आइसोलेट सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये आपको समझ लेना चाहिए कि प्रैक्टिकली किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आइसोलेट किया जा सकता है। तो इस बेस पर आपके 3 तरह के सिस्टम हो गए, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए सिस्टम को मैटर की स्टेट के बेस पर भी क्लासीफाई किया जा सकता है कि आपके 2 तरह के हो सकते हैं स्टेट के बेस पर, होमोजीनस, ठीक है, आपका होमोजीनस सिस्टम होता है और आपका हेट्रोजीनस सिस्टम होता है। अब देखिए जो होमोजीनस, होमोसा मीन्स समझ सकते हो सेम, जीनस मतलब टाइप, यानी कि आपका अगर सिस्टम जो है 1 फेज है, यानी कि सिस्टम का जो है आपका एक ही फेज का, यानी कि आपका या तो सॉलिड है या आपका प्योर लिक्विड है या आपका प्योर गैस है या आपका ट्रू सॉल्यूशन है, तो इस तरह का, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, लेकिन एक ही फेज होगी, ठीक है, तो वो आपका होमोजीनस होगा। लेकिन जिसमें डिफरेंट फेज होगी, मीन्स क्या किया, आप आइस वाटर में हैं, भाई वाटर में आइस भी बन रहा है, ठंडा भी हो रहा है, तो आपका सॉलिड भी होगा, वहाँ पर लिक्विड भी होगा, या आपका लिक्विड के साथ गैस भी है। तो इस तरह के जो आपके होते हैं वो हेट्रोजीनस में, यानी कि मोर देन 1 फेजेज वहाँ पर होगी, ठीक है, यानी कि सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है। तो मोर देन 1 फेजेज अगर होती हैं तो उसे हेट्रोजीनस सिस्टम कहते हैं। अगर लेकिन एक ही फेज होती है तो वहाँ पर उसे होमोजीनस सिस्टम कहते हैं। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 तरह के फंक्शन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक होता है स्टेट फंक्शन, जबकि दूसरा होता है आपका पाथ फंक्शन। अब जरा इन्हें समझ लीजिए क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या है। जरा देखिए स्टेट फंक्शन है आपका, मान लीजिए आपने एक वाटर कंटेनर में वाटर लिया हुआ है, ठीक है, और आफ्टर 10 मिनट आपने से पहले क्या किया, पहले आपने क्या किया, हीट किया। अब हीट करके आपने इसका टेम्परेचर 100 डिग्री मान लीजिए आपने इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर लिया हीट करके। लेकिन आफ्टर 10 मिनट, यानी कि आपने को रख दिया से 10 मिनट बाद आप क्या देखते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर आपका 29 या 30 मान लीजिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर था वो T1 था, फिर आपका यहाँ पर टेम्परेचर जो था T2 था। आपने देखा जो T1 टेम्परेचर था वो आपका 50 था, T2 आपका कितना हो गया, 30 हो गया, यानी कि टेम्परेचर में चेंज हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि टेम्परेचर में चेंज क्यों हुआ, यानी हम उसे मेजर नहीं कर रहे कि टेम्परेचर में चेंज किया हुआ। हमने केवल यहाँ पर ये बताया कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो आपका 50 था, फाइनल टेम्परेचर आपका कितना है, 30 है। तो ऐसी फंक्शंस जहाँ पर केवल हम इनिशियल और फाइनल कंडीशन को ही मेजर करते हैं उन्हें स्टेट फंक्शन कहते हैं। मीन्स क्या है, जो आपका टेम्परेचर है वो एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि केवल वो ये बता रहा है कि पहले टेम्परेचर इतना था और अब टेम्परेचर इतना है, तो इसलिए आप टेम्परेचर को स्टेट फंक्शन कंसीडर करते हो। फिर ऐसे ही आप देख लीजिए भाई प्रेशर क्या है। भाई प्रेशर, पहले मान लीजिए किसी लिक्विड का प्रेशर जो है वो आपका 2 एटमॉस्फेरिक था, उसके बाद आपने कुछ देर बाद देखा जो इसका प्रेशर है वो कितना हो गया, आपका 9 एटमॉस्फेयर हो गया, यानी कि इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया। अब वो इंक्रीज करना, प्रेशर का डिक्रीज करना, वो उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड करता होगा, बट हमें इस बारे में नहीं पता। हमें केवल ये पता है कि इनिशियल कितना था और फाइनल कितना हो गया कुछ टाइम बाद। तो जहाँ केवल आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन को देखते हो तो आपके क्या हो गए, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो इसलिए आप प्रेशर भी आपका स्टेट फंक्शन है, आपका टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, आपका वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है। तो ये सब चीज़ें आपकी स्टेट फंक्शन है, जिसका आपको ये नहीं पता हुआ कैसे, बट हुआ है। अब देखिए हुआ कैसे का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर क्या करें, आपने वाटर लिया हुआ है और आपने गैस के मॉलिक्यूल, मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और आपने एक पिस्टन यहाँ पर लगा दिया। अब पिस्टन को आप कंप्रेस कर रहे हो, पिस्टन एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने सिस्टम, ये आपका जो गैस है वो एक सिस्टम हो गया, आपने इस पर वर्क किया। वर्क करने का मतलब है आपने पिस्टन को दबाया। तो पिस्टन को दबाने पर आप क्या देखते हैं, आपका जो P1 आपका जो प्रेशर था वो फिर जा करके यहाँ पर P2 हो गया, यानी कि प्रेशर जो होगा वो बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ा क्यों, क्योंकि हमने वर्क किया। भाई अगर आपको कोई चीज़ें ये बता दें कि प्रेशर पहले इतना था अब इतना है, और हुआ कैसे, क्योंकि हमने वर्क किया,
तो वर्क क्या हो गया आपका, वर्क हो गया आपका पाथ फंक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रेशर के कम होने का रीज़न यहाँ पर पता है, क्योंकि प्रेशर कम क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर वर्क हुआ है, तो वर्क आपका एक पाथ हो गया जिससे कि हमने प्रेशर को कम कर दिया। मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। भाई आपको कोई प्रेशर कैसे कम करोगे, आप कहोगे पिस्टन को दबा दो, मीन्स आप वर्क कर लो वहाँ पर, तो आपने वर्क, तो वो आपका वर्क जो होता है वो आपका क्या होता है, आप पाथ फंक्शन। लेकिन प्रेशर जो होता है, अगर हमें नहीं पता कि हमने वर्क किया, हमने पता है प्रेशर पहले इतना था अब इतना हो गया, हमें ये नहीं पता कैसे हुआ, तो आपका स्टेट फंक्शन होगा जो कि केवल इनिशियल फाइनल को बताता है। लेकिन अगर ये पता लगता है कि आपको हुआ कैसे है, तो आपका वो पाथ फंक्शन है। तो जो वर्क होता है, और ऐसे ही आपका जो हीट होता है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दो तो हीट देने पर उसमें एनर्जी स्टोर होगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम किस कारण से बढ़ा आपका, कि आपने हीट दी, तो हीट भी जो है आपका वो क्या है, पाथ फंक्शन है, कि उससे हम वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को आप समझ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टेट फंक्शन में आपका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसके अलावा भी इसमें आपका इंटरनल एनर्जी जो होता है वो भी आपका स्टेट फंक्शन है। भाई आपके किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले कम थी फिर बाद में ज़्यादा हो गई, या पहले ज़्यादा थी फिर कम हो गई, लेकिन आपको ये केवल आपको ये पता होता है वहाँ पर कि पहले इतनी थी और बाद में इतनी है। मीन्स आपको ये नहीं पता कि आपकी वो एनर्जी में चेंजेस कैसे आया है, तो आप उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। ऐसे ही एंथैल्पी में चेंजेस क्या हुआ, वो आपका स्टेट फंक्शन है। सॉरी, चेंजेस मत कहेंगे, आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रा ध्यान रखनी है कि आप डेल्टा टी, डेल्टा एच ऐसे आप मेजर नहीं करेंगे, यानी कि जो डेल्टा होता है ये किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए डेल्टा टी भी स्टेट फंक्शन नहीं होगा, केवल टी आपका स्टेट फंक्शन होगा। ऐसे ही केवल यहाँ पर एच स्टेट फंक्शन होगा, एच होता है एंथैल्पी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझनी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखिए, अगर डेल्टा लगा हुआ है तो वो आपका स्टेट फंक्शन नहीं होता, ना ही वो पाथ फंक्शन है, ना ही वो स्टेट फंक्शन है, लेकिन केवल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम आपके स्टेट फंक्शन होंगे। और आपके पाथ फंक्शन क्या है, आपका वर्क और हीट जो होता है आपके पाथ फंक्शन है, क्योंकि जिनकी हेल्प से हम जो होते हैं स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए थर्मोडाइनमिक्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने लायक, कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें केवल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ही इन्वॉल्व होती हैं। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं, देखिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपका टेम्परेचर बढ़ा या घटा, भाई टेम्परेचर तो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर फिर आप कहेंगे माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन उसका देखें, भाई आप कहेंगे उसमें एटम है, फिर एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन का मास क्या हुआ, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए, तो वो आपका बहुत माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो गई, और वो आप यहाँ पर नहीं करते। थर्मोडायनेमिक्स जो होती है इसमें केवल मैक्रो मॉलिक्यूल को ही स्टडी किया जाता है। बाकी आप जानते हैं क्वांटम केमिस्ट्री, आप अदर केमिस्ट्रीज पढ़ते हैं, फोटो केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, तो क्वांटम केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हुई, प्रोटॉन की एनर्जी क्या, तो वो सब आप वहाँ पर पढ़ते हो, भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, इन सब चीज़ों को आप वहाँ पर पढ़ते हो। बट आप जो यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर केवल आप मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, हीट में जो चेंज हुआ है, लॉस ऑफ हीट क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देखते हो, वर्क क्या हुआ, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपकी मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए जो होती है, तो ये आप लिमिटेशन भी कह सकते हो उसकी, थर्मोडायनेमिक की हम लिमिटेशन कह सकते हैं कि ये केवल मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए यूजफुल है, माइक्रो के लिए नहीं। दूसरा हम पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें केवल फिजिबिलिटी की ही इंफॉर्मेशन देती है। फिजिबिलिटी का मीन्स क्या है कि भाई कंडीशन आपकी पहले क्या थी और अब क्या है, उसमें इंटरनल जो चेंजेस हुए वो क्या हुए वो हमें नहीं पता, हमें केवल ये पता है कि पहले कंडीशन क्या थी और अब क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स केवल इसकी इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन हुई यानी कोई चेंजेस हुआ, भाई हमने कहा कि आपका पहले प्रेशर जो था वो 9 एटमॉस्फेरिक था, फिर आपका प्रेशर जो है वो 5 एटमॉस्फेरिक हो गया, तो प्रेशर 9 से 5 हुआ, वो किस मैकेनिज्म से हुआ, यानी कि हमने उसमें से कौन सा वर्क किया, क्या मैकेनिज्म हमने अप्लाई किया वहाँ पर, तो ये मैकेनिज्म को भी इन्वॉल्व नहीं करता, ये आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पर मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो मैकेनिज्म अगर आपको पढ़ना है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने होंगे, वहाँ पर आपको देखना होगी एक आपने ए से आपने क्या बनाया, आपने बी बनाया, तो सॉरी आपने मान लिया ए से डी बनाया, तो आपको पता होगा ए से पहले आपने बी बनाया, बी से पहले आपने सी बनाया, सी से फिर आपने डी बनाया। तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको केवल ये बता देगा कि यहाँ पे ए से डी बन गया, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगी ए से बी बना, फिर बी से सी बना, फिर सी से डी बना। अगर आपको ए से बी या सी डी पढ़ना है कि कैसे बने हैं, तो वो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में देखना पड़ेगा। तो ये यानी कि यहाँ पर आपको मैकेनिज्म की नॉलेज भी है, आपको मैकेनिज्म का
नॉलेज भी नहीं मिलेगी। तीसरा फोर्थ पॉइंट है आपका रेट। ये हमें ये भी नहीं बताता कि आपका ए से डी बना तो वो कितनी स्पीड से बना, यानी कितने टाइम में वो बना। तो मीन्स क्या है कि यहाँ पर रेट को हम नहीं समझा सकते। अगर आपको रेट के बारे में पढ़ना है तो आपको केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना होगा। वहाँ पर आप रेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हुई है, कितनी लो स्पीड से हुई है, हाई स्पीड से हुई है, वो आप वहाँ पर मेजर करते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या केवल मेजर किया जाता है, एनर्जी का एक्सचेंज। मोस्टली हम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में जो होते हैं उन्हें आप मेजर करते हो। तो अब ज़रा देखिए, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये हम आपका वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका बेसिक चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़रा इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए तो आपके लिए अच्छा हो। थैंक यू।